हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब ये इन्फ्लेशन तो आपने बहुत जगह पे अलग-अलग चैनल्स पे अलग-अलग वीडियोस में सुना रहेगा, बट ये इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज हम देखने वाले हैं। पहले तो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले चीज हमें क्या याद आता है कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी कहते हैं कि हमारे जमाने में कुल्फी 2 रुपए की थी, आज वो कुल्फी 20 रुपए की हो गई है। तो ये क्यों हो रहा है? तो बेसिकली ये महंगाई है और इसी महंगाई को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन के दो प्रकार रहते हैं मापने के लिए। पहले तो रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि सीपीआई है, और दूसरा रहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कि हम डब्ल्यूपीआई भी कहते हैं। अभी सीपीआई क्या रहता है? तो बेसिकली यहाँ पे हम रिटेल कंज्यूमर जो दूध खरीदता है, चावल खरीदता है, वो सब आइटम्स की हम महंगाई देखते हैं। यानी कि यहाँ पे देखोगे फ्यूल, क्लोथिंग, फुटवेयर, ये सब मिला के एक सीपीआई निकलता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो होलसेल आइटम्स रहते हैं उसके हिसाब से हम डब्ल्यूपीआई निकालते हैं। अब बहुत से बार ऐसे भी हो जाता है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कभी अलग अलग हो जाते हैं। एक कॉमन कारण है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग आइटम से हम डब्ल्यूपीआई निकाल रहे हैं, और समझो यहाँ पे दूध नहीं पकड़ा गया है, यहाँ पे दूध पकड़ा गया है, और क्योंकि दूध सडनली प्राइस बढ़ गया तो सीपीआई बढ़ जाएगा, डब्ल्यूपीआई वैसे ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कभी कभी हो जाता है, तो ये इस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। अभी आगे देखेंगे हम इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे। हमारा जो इन्फ्लेशन है उसके रेट क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले कुछ समय पे ऐसे भी हुआ था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, जो कि अच्छा नहीं है। बट फिलहाल अगर आप देखोगे 2020 में क्या चल रहा है, तो इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट 5.5 से लेके मैक्सिमम 6 तक मैनेज करने के लिए देख रही है। अभी क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। जस्ट एक मुझे एग्जांपल देना है कि अगर आप देखोगे ये गेहूं है, 1981 में 1.5 रुपीज अ केजी बिक रहा था, बट आज के तारीख में 50 रुपया है। मूंग दाल 2.5 रुपया, आज के तारीख में 200। तो ये क्या है? तो ये अगेन इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या महंगाई। ओके, अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रकार है, ये थोड़ा सा मैं समझाता हूं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सप्लाई एंड डिमांड। अभी कोई भी चीज का अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो डेफिनेटली होगा क्या? जैसे कि आप आईफोन देख लो, या फिर आप कोई अच्छी खासी, फॉर एग्जांपल बीच में आप देखोगे तो क्रेटा या फिर किया सेल्टोस, दो मीन्स 8 या 9 महीने तक वेटिंग पीरियड था लॉकडाउन के टाइम पे गाड़ियों का। रीजन वाज वेरी सिंपल कि सप्लाई बहुत लिमिटेड था ड्यू टू चिप शॉर्टेजेस, और डिमांड जो था वो बहुत ज्यादा था। इसके लिए क्या होता है कि गाड़ियों के प्राइस बढ़ते हैं, चिप्स की शॉर्टेज होने के लिए वापस यही इंपैक्ट गाड़ी के प्राइस पे होता है। और डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली यही चीज को हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे ये जो सप्लाई एंड डिमांड है, ये दो प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है? तो बेसिकली समझो कि गवर्नमेंट ने सबको सब्सिडी दे दी, सबके बैंक में कुछ खाने के लिए पैसे जो कोरोना के टाइम पे थे, या गैस सिलेंडर के लिए कुछ सब्सिडी दे दी, या और किसी चीज के लिए फॉर एग्जांपल लोन्स देने में आसानी कर दी। तो होता क्या है इसका कि आम जनता के हाथ में पैसा आ जाता है, और जैसे ही पैसा आना चालू हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो जाके बाजार में गेहूं खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे। तो डेफिनेटली क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है, वो जाके सामान खरीद रहे हैं, तो सेम चीज हो गई, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया। तो ये एक फैक्टर है जिसको हम डिमांड पुल कहते हैं। इसके ये एक मैंने कारण बताया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, मनी ग्रोथ हो गया, कंजम्पशन बढ़ गया,
बाद में एक्सचेंज रेट के कारण भी ये हो सकता है। और ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी ये महंगाई किस कारण बढ़ती है? तो ये महंगाई बढ़ती है क्योंकि रॉ मटेरियल्स यानी कि जो सामान लगता है चीजें बनाने के लिए, उसके प्राइस बढ़ गए, लेबर के प्राइस बढ़ गए, बिजली का खर्चा बढ़ गया, तो भी महंगाई बढ़ती है। उसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी ये कुछ पॉलिसीज है गवर्नमेंट्स के भी जिससे कि महंगाई बढ़ जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई। फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है? टैक्सेशन। अब अगर आप देखोगे, क्योंकि हमने कहा था कि हम देखेंगे स्टॉक मार्केट कैसे इफेक्ट होता है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, और आप हमेशा सुनते हैं कि फेड ने रेट्स बढ़ाए, फेड ने रेट्स बढ़ाए तो मार्केट नीचे गिर गया, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अभी होता क्या है कि बेसिकली जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, समझो आपने एक लोन आपको लेना है, और लोन जो है वो 8% के जगह पे अभी बैंक्स ने 12% कर दिया, तो सबसे पहले चीज क्या करोगे आप? आपको ईएमआई नहीं परवड़ेगा, या आपको नहीं ईएमआई पे करने के लिए दिक्कत आने वाली है, तो फिर आप सोचोगे कि नहीं, मैं अब भी घर नहीं लेता हूं, मैं कुछ सालों के बाद लेता हूं। तो इससे होगा क्या कि मार्केट में घर बिकना कम हो जाएंगे। तो घर बिकना कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे हाउसिंग कंपनीज है, लाइक गोदरेज हाउसिंग है, फिनिक्स है, सनटेक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि घर बिक नहीं रहे। और फाइनली हो गया क्या कि इनके प्राइस नीचे गिरने लगेंगे। तो ये इफेक्ट आता है कि जब गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि जिन जिन को बिजनेस के लिए या पर्सनल फाइनेंस के लिए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन के लिए मार्केट से पैसा उठाना था, वो अब महंगा हो गया है, उनको ज्यादा किस्तें या ज्यादा ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो इस कारण कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर आप रिटेल कंज्यूमर्स के बारे में सोचेंगे तो वो भी डर जाते हैं कि नहीं, पहले मुझे 20,000 का लोन का हफ्ता जा रहा था, अब 25,000 जाएगा, मेरी सैलरी कम है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं घर नहीं खरीदूंगा। और फाइनली मार्केट में होता क्या है कि कोई भी चीज का डिमांड कम हो जाता है, जिसके कारण कंपनीज को प्रॉफिट कम हो जाता है, और धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ जाते हैं, कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए आप देखोगे तो जब भी यूएस के फेड रेट्स, जैसे ही न्यूज आती है बढ़ने वाले हैं बढ़ने वाले हैं, सडनली यूएस मार्केट नीचे गिर जाता है। रीजन मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में समझाया। डेवलप कंट्रीज का नॉर्मली इन्फ्लेशन क्या रहता है? तो 2% रहता है। अब तो फिर क्या मीन्स अभी इन्फ्लेशन होना कैसे चाहिए? कोई कहेगा कम इन्फ्लेशन बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ज्यादा इन्फ्लेशन बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं है, कम इन्फ्लेशन भी प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप देखोगे कि डेवलप कंट्रीज का 2% इन्फ्लेशन क्यों रहता है या 1% इन्फ्लेशन क्यों रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो कंट्री है उसमें इतना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ रहता है कि अब उनको पैसे कितने भी डाले बट वहां पे उनको ग्रोथ नहीं दिखाई सकता है। मीन्स कोई चांसेस या कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रहता है उनके पास, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। इसके लिए जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या करती है, तो वो अफ्रीकन रीजन में या साउथ ईस्ट एशिया में या इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करती है? क्योंकि ये कंट्रीज अभी भी डेवलप होना बाकी है। यहाँ पे अगर वो अपने पैसे लगाएंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। तो डेवलप कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट 2% रहता है। कम इन्फ्लेशन भी बुरा है क्योंकि कंट्रीज के प्रोग्रेस नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम मीन्स, ये मैंने डेवलप कंट्री के बारे में कहा, डेवलपिंग कंट्रीज का 6.5-7 तक भी जा सकता है। अभी आप पूछोगे डेवलपिंग कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा क्यों रहता है? वेरी सिंपल, क्योंकि ये ग्रो हो रहे हैं, और जैसे ही ग्रो होगे तो डेफिनेटली आइटम्स के रेट बढ़ेंगे, मार्केट में पैसा आ रहा है, राइट, सप्लाई आ रहा है, तो लोग जाके खरीदेंगे कुछ, तो इसके लिए इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलप कंट्रीज से ज्यादा रहता है। तो ये हमें नहीं भूलना है।
बट एट द सेम टाइम अगर 6.5-7 के ऊपर जा रहा है, 12 जा रहा है, 15 जा रहा है, 20 जा रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आज समझो आज दूध आप 100 रुपया लीटर खरीदने गए, अगले दिन 120 रुपया हो जाएगा, उसके अगले दिन 150 हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन हमेशा एक रेंज में होना चाहिए, बहुत कम भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है। डेवलप कंट्री के लिए 2% 1% सही है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए मैक्सिमम 6.5 से लेके 7 तक होना चाहिए। और ये रेट मोस्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है विथ मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहां पे हम देखेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिम्बाब्वे 557.2% इन 2020। इसका मतलब क्या है कि आपने समझो 10 रुपए का कोई आइटम लिया था, तो आप देखोगे समझो 3-4 महीने में ही उसकी कीमत 500 रुपए हो गई। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, करेंसी की वैल्यू रहती नहीं है। हमेशा आप देखोगे पहले आप 10 रुपए में कुछ दूध खरीद सकते थे, अब आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे वही दूध खरीदने के लिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। वेनेजुला भी ऐसा कंट्री है, ऑयल क्राइसिस एंड उनके यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप का प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम हो गया। 259% से इन्फ्लेशन बढ़ा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 6.5 के आसपास ठीक ठाक है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, 200-300 बिल्कुल बुरा है। इनफैक्ट 10 के ऊपर भी बुरा है, गवर्नमेंट झट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर देती है। अब आप एक सवाल मुझे ये भी पूछोगे, फिर ये कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ाए? राइट, ये तो लॉजिकल है, ये बढ़ा सकते थे, बट इसका ये भी रीजन है कि इनके पॉलिसीज इतने सोशल फ्रेंडली थे, हमेशा कर्जा लेके बोरोइंग करके ये अपना लोगों को मींस बेसिक जो नीड्स है वो पूरी कर रहे थे। तो जैसे जैसे लोन बढ़ते गया वैसे वैसे करेंसी डिप्लेट हो गई। और ये जो कंट्रीज है वो डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने से इन्होंने क्या बेहतर समझा कि कर्जा लेके हम अपने सिटीजन्स की जरूरतों को पूरे करेंगे, जो कि गलत है। कोई भी कंट्री जितनी सेल्फ सफिशिएंट रहेगी उतना इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। अभी और एक चीज है कि अगर इन्फ्लेशन कोई कंट्री का बढ़ रहा है तो हमें कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि मेटल्स बढ़ रहा है, ओके, कमोडिटी के प्राइस, शुगर बढ़ रहा है, वीट बढ़ रहा है, राइस बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे कंपनीज में ध्यान देना है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, शुगर स्टॉक्स पे ध्यान दो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेटल स्टॉक्स पे ध्यान दो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कमोडिटीज वाले जो का ये है, अभी एग्रो कमोडिटीज होने दो, फिर वुल एक कमोडिटी है, जूट एक कमोडिटी है, ऐसे कंपनीज पे, लेदर एक कमोडिटीज है। शुगर में कौन से कंपनीज है? बलरामपुर चीनी है, धामपुर चीनी है, उत्तम शुगर है, इस पे ध्यान दो। मेटल्स में कौन से कंपनीज है? जिंदाल स्टील है, टाटा स्टील है, इस पे ध्यान दो। वैसे ही अगर आप देखोगे लेदर इज ऑल्सो वन ऑफ द कमोडिटीज, वहां पे भी आप मिर्जा इंटरनेशनल, ऐसे सब कंपनीज पे ध्यान दे सकते हो। और जैसे ही ये हो गया पॉजिटिव इंपैक्ट, आप अगर ऐसे कंपनीज खरीदोगे तो ऊपर चले जाएंगे, मीन्स वो कंपनीज के प्राइस बढ़ जाएंगे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट ये एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो कोई कंपनीज ऊपर जाएंगे, बट कोई कंपनी जिन्होंने कर्जा लिया है, ओके, उनका क्या होगा? उनको ज्यादा ईएमआई देना पड़ेगा, उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कर्जों के लिए। तो फिर आप देखोगे जो कंपनीज में डेब्ट ज्यादा है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे, क्योंकि फिर बहुत चांसेस है कि ऐसे कंपनीज लॉस में भी जा सकते हैं। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है आपको ध्यान देना है कि अगर आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उसके बैलेंस शीट में बहुत सारा कर्जा है, तो आपको ऐसे कंपनी से दूर रहना है। क्योंकि हो क्या सकता है कि ऐसे कंपनी जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा नीचे आना चालू हो जाएंगे। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझा रहेगा। अब आप मुझे पूछोगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फिलहाल क्या है, कैसे ये वर्क होगा, इन्फ्लेशन आज के तारीख में निफ्टी पे कैसे वर्क होगा। तो अगर आप देखोगे कि आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज किया है, आज है 21 मार्च 2022, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन का इतना इफेक्ट
हमारे इंडेक्स पे फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट वैसे ही अगर आप देखोगे फेड जो कि यूएस मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने वाली बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिसको हम हॉकिश व्यू भी कहते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, आप देखोगे यूएस के डाउ जोन्स, एस&पी 500, नास्डैक 100 झट से नीचे गिरना चालू किया है। ये कब रुकना चालू करेंगे? जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते, जब गवर्नमेंट स्टेबल करेगी ये इंटरेस्ट रेट, तब जाके ये इंडेक्स गिरना बंद हो जाएंगे और फिर कुछ समय के बाद वापस ऊपर आ जाएंगे। तो होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब और बेल बटन डेफिनेटली हिट करना।